Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civilo Concept. Today we will discuss about the basic concept of stress and after that we will discuss about the complementary shear stress. So let's begin. सबसे पहले हम डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड shear स्ट्रेस के बारे में जिसको कि हम टॉ से डिनोट करते हैं। दोनों के हम फार्मूला के बारे में भी देखे थे कि सिग्मा डेट इज नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया होता है एंड शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू भी लोड अपॉन एरिया होता है। तो इन दोनों का फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोनों में कि इसमें जो लोड अप्लाई होता है वो परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है, जिस एरिया के रिस्पेक्ट में हम नॉर्मल स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। बट शेयर स्ट्रेस के केस में जो लोड अप्लाइड होता है वो पैरेलल होता है एरिया ऑफ द सरफेस के। ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि ये मेरा ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, और इसमें हम लोड P अप्लाई किए हैं, लॉन्गिट्यूडिनल टेंसाइल लोड P अप्लाई किए हैं। अब हम इसमें पूछना चाहते हैं कि इसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा या शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो इसको पता करने के लिए कि जब हम टेंसाइल लोड इस ब्लॉक में अप्लाई किए हैं तो इसमें किस तरीके का स्ट्रेस डेवलप होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, मेरे प्लेन पे, कि मेरा प्लेन कैसा है। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि मेरा प्लेन कैसा है। कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस बात करें इस प्लेन की, तो ये कैसा प्लेन कहलाता है, ये ट्रांसवर्स प्लेन कहलाता है। और ये जो है इसको हम कहते हैं एक्सियल प्लेन। यानी कि किसी ब्लॉक में या किसी मटेरियल में जब हम लोड लगाते हैं और जिस लोड लगाने की वजह से उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो किस तरीके का स्ट्रेस होगा वो डिपेंड करेगा कि वो मेरा प्लेन कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रांसवर्स प्लेन की बात कर रहे हैं तो वो मेरा जो लोड है, लोड के क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इस ट्रांसवर्स प्लेन में मेरा नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा और शेयर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। और हम बात करें तो किसी भी पॉइंट पे कितने प्लेन हो सकते हैं, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं सेम ब्लॉक ही है, इसमें पुलिंग लोड P अप्लाई किया गया है और जो मेरा प्लेन है इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन को क्या कहा जाता है, ऑब्लिक प्लेन भी कहा जाता है। तो इस कंडीशन में ऑब्लिक प्लेन होने की वजह से इसमें नॉर्मल स्ट्रेस भी डेवलप होगा और शेयर स्ट्रेस भी डेवलप होगा। इसको हम समझते हैं कि कैसे डेवलप होगा। जैसा कि मैंने ये ब्लॉक बनाया, इसमें टेंसाइल लोड P अप्लाई किया और ये मेरा ऑब्लिक प्लेन है जो कि इंक्लाइंड है, जो एंगल थीटा बना रहा है। अब इस प्लेन पे मेरा नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रहा है और शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है। तो देखो इस प्लेन को अगर हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम से समझना चाहें तो ये कुछ इस तरीके का हमको ब्लॉक दिखेगा और यहाँ पे टेंसाइल लोड P था, तो इसलिए यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होगा कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब देखो ये जो फोर्स है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और ये एक प्लेन के पैरेलली एक्ट करेगा, यानी ये वाला हो जाएगा r sin थीटा और ये जो पैरेलली हो जाएगा टेंजेंशियल हो जाएगा वो होगा r cos थीटा। अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो r sin थीटा है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस r sin थीटा यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स का जो कंपोनेंट है इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से इस प्लेन पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो किस नेचर का होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा। और ये जो टेंजेंशियल फोर्स जो एक्ट कर रहा है इसका रिजॉल्ट पार्ट इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स का, वो मेरा इंक्लाइंड प्लेन का यानी जो ऑब्लिक प्लेन के पैरेलली एक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो शेयर स्ट्रेस होगा। आइए अब डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस होता क्या है। व्हेन शेयर स्ट्रेस इज अप्लाइड on two parallel faces of a block
then to maintain the equilibrium condition, shear stress is induced on the remaining two surfaces. This induced shear stress is called complementary shear stress. जैसा कि हम इस डेफिनेशन में देख सकते हैं कि when the shear stress is applied on two parallel faces of a block, then to maintain the equilibrium condition, shear stress is induced on the remaining two surfaces. This induced shear stress is called the complementary shear stress. आइए अब हम इसको समझते हैं मैथमेटिकली. फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसके इस फेस पे shear stress टॉर्च अप्लाई किया गया और यहाँ पे shear stress टॉर्च अप्लाई किया गया है. ये पैरेलल shear stress है लेकिन इनका डायरेक्शंस अलग है. तो अगर इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो इसके जो रिमेनिंग जो सरफेसेस हैं, जो फेसेस हैं, वहां पर मेरा shear stress जनरेट होगा टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम. कुछ इस फैशन में इसको हम टॉ डैश नाम दे देते हैं. ये जो टॉ है मेरा, ये क्या है? अप्लाइड shear stress है. और टॉ डैश क्या है? इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री shear stress. कंसिडर करते हैं कि ये जो मेरा ब्लॉक है उसका नाम हम दे देते हैं ABCD, यानी कि जो टॉप मेरा जो shear stress है जो अप्लाई किया गया है वो फेस AD पे किया गया है और BC पे है. तो इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो मेरा shear stress जनरेट हुआ है वो टॉ डैश है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री shear stress कह रहे हैं. ये जो ब्लॉक है इसका जो थिकनेस है कंसीडर किया गया है यूनिट थिकनेस का है. अब हम बात करते हैं कि फोर्सेस ऑन फेस AD एंड BC क्या हो जाएगा? shear stress इंटू एरिया हो जाएगा. तो shear stress मेरा टॉ है जो अप्लाइड है इंटू एरिया. तो ये फेस AD हो गया और इंटू 1 करेंगे. 1 किस लिए? क्योंकि जो मैंने ब्लॉक कंसीडर किया है उसका थिकनेस 1 है. इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर भी होगा. यहाँ पे भी जो लग रहा होगा फोर्स वो भी इक्वल ही होगा. टॉ इंटू BC इंटू 1, यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं टॉ इंटू AD इज इक्वल टू टॉ इंटू BC. अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो फोर्सेज यहाँ पे जनरेट हुआ है वो पैरेलल है और अनलाइक पैरेलल है. मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है? कपल क्रिएट हो रहा है. कपल होने की वजह से यहाँ पर मोमेंट ऑफ कपल प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि मोमेंट ऑफ कपल ड्यू टू दिस फोर्स क्या हो जाएगा? M1 इसको हम नोट कर लेते हैं. M1 इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स मेरा कितना निकल के आया? टॉ इंटू AD. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये AB होगा. इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर ले रहे हैं. यहाँ देखो ये जो मोमेंट ऑफ कपल प्रोड्यूस हुआ है तो ये इस ब्लॉक को क्या करेगा? इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा. तो जिसकी वजह से इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा. तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इस ब्लॉक में shear स्ट्रेस इंड्यूस होता है जो कि रिस्टोरिंग कपल इंड्यूस करेगा. ठीक है. तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें फोर्सेस ऑन फेस AB एंड CD क्या हो जाएगा? टॉ डैश इंटू AB इंटू यूनिट थिकनेस होगा इज इक्वल टू टॉ डैश इंटू CD इंटू 1. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं टॉ डैश इंटू AB और टॉ डैश इंटू CD, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि सेम shear स्ट्रेस यहाँ पर इंड्यूस हुआ है. अब देखो ये जो shear फोर्स इस shear स्ट्रेस की वजह से जो हम कैलकुलेट किए हैं ये भी क्या कर रहा है? एक कपल क्रिएट कर रहा है. तो इसका मोमेंट ऑफ कपल अगर हम निकालें तो क्या होगा? रिस्टोरिंग कपल होगा जो कि
जो शियर स्ट्रेस हम अप्लाई किए थे जिसकी वजह से हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट लग रहा था उसको रिस्टोर करेगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। यानी कि अगर हम बात करें इसको रिस्टोरिंग कपल मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा टॉ डैश इनटू ए बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा इनटू ए डी। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन दोनों मोमेंट को, यहाँ पे जो रिस्टोरिंग कपल मोमेंट निकला और ये मोमेंट कपल ड्यू टू द अप्लाइड शियर स्ट्रेस की वजह से इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2। इसको हम m2 कंसिडर कर सकते हैं। तो m1 का वैल्यू कितना है, टॉ इंटू ए डी इंटू ए बी इज इक्वल टू टॉ डैश इंटू ए बी इंटू ए डी। ये ए डी ए बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या निकल के आएगा, टॉ इज इक्वल टू टॉ डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का वैल्यू इक्वल होता है और जो अप्लाइड शियर स्ट्रेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्यों प्रोड्यूस होता है कि जो मेरा ब्लॉक है जिस पर हम शियर स्ट्रेस अप्लाई किए थे उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए ये प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस एंड दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। थैंक यू।